हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे इज मैटर अराउंड अस प्योर का लेक्चर नंबर 3, जो कि टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। साथ के साथ इसमें हम सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन को भी कवर करने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने सॉल्यूशन का इंट्रोडक्शन कर लिया था, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो आज हम करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर हम। तो आज का पहला टॉपिक है प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है ये हम पढ़ के आ चुके हैं। सॉल्यूशन क्या था? सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिव सब्सटेंस। हमने एक्वस सॉल्यूशन, नॉन एक्वस, बाइनरी, टर्नरी, क्वाटरनरी सॉल्यूशन भी पढ़ा था। साथ के साथ सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बेसिस पे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, जो इससे पहले लेक्चर में हमने कवर करा है। तो आज हमारा टॉपिक आ रहा है आगे प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड एंड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो पहला टॉपिक आ रहा है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, जिसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी जो कि बहुत बेसिक है, सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है। क्या होता है ये हमने बहुत बार पढ़ लिया। सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है। क्लियर? सेकंड पॉइंट, द पार्टिकल्स of solution very small, that is less than 1 nanometer। लगभग या 1 नैनोमीटर से छोटे होते हैं। और 1 नैनोमीटर होता कितना है? 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻9 मीटर। तो सॉल्यूशन के पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर के आसपास या उससे थोड़ा सा छोटा होता है। इसी रीजन की वजह से जब हम सॉल्यूशन बनाते हैं उसमें कंपोनेंट जो होते हैं सॉल्यूट के, वो हमें विजिबल नहीं होते। जब पानी में हम नमक को घोलते हैं तो नमक के जो पार्टिकल है, सॉल्ट के जो पार्टिकल है, वो विजिबल नहीं हो पाते, क्योंकि उनका साइज 1 नैनोमीटर के आसपास या उससे छोटा होता है। ठीक है? पार्टिकल ऑफ सॉल्यूशन वेरी स्मॉल, दैट इज लेस देन 1 नैनोमीटर एंड cannot seen by naked eyes। हम नेक्ड आई से उसे नहीं देख सकते। तो पहली प्रॉपर्टी थी सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। सेकंड प्रॉपर्टी, जो पार्टिकल होते हैं सॉल्यूशन के वो बहुत ज्यादा स्मॉल होते हैं, अबाउट या लेस देन 1 नैनोमीटर। वेरी स्मॉल भी लिख सकते हो, जिसको बोल सकते हो कैन नॉट सीन बाय नेक्ड आईज। कैन नॉट सीन बाय नेक्ड आईज। तो सॉल्यूशन पढ़ा, हम उसकी जस्ट प्रॉपर्टीज लिख रहे हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज शो करते हैं। थर्ड इज सॉल्यूट पार्टिकल, इन सॉल्यूशन द सॉल्यूट पार्टिकल, या पार्टिकल ऑफ सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं। द सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट filtered by filter paper। फिल्टर पेपर, या लिख सकते हैं द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन नॉट फिल्टर बाय फिल्टर पेपर। अगर मैं फिल्टर पेपर से फिल्ट्रेट करूं सॉल्यूशन को, तो यहाँ पे जो कंपोनेंट है वो फिल्ट्रेट नहीं होते, जो सॉल्यूट है वो फिल्ट्रेट नहीं होते। सॉल्वेंट तो होता ही नहीं है, ठीक है? तो सॉल्यूट है वो फिल्ट्रेट नहीं होता। फॉर एग्जांपल, आप पानी में नमक घोलो और फिल्टर पेपर से पास करो तो पूरा सॉल्यूशन पास आउट हो जाता है, फिल्ट्रेट नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि पार्टिकल का साइज बहुत ज्यादा छोटा होता है। जो फिल्टर पेपर में छोटे छोटे पोर्स होते हैं उससे पास आउट हो जाता है, ठीक है? कैन नॉट फिल्टर बाय फिल्टर पेपर। तो ये थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन। एंड फोर्थ, द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन, the particles of solution not settle down when solution remains undisturbed। अगर मैं सॉल्यूशन को अनडिस्टर्ब छोड़ दूं, आपने पानी में सॉल्ट को डिसॉल्व करा और 4-5 घंटे के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ दिया, क्या ऐसा होता है कि सॉल्ट बॉटम में जाके इकट्ठा हो जाए? ऐसा नहीं होता। सॉल्यूशन के केस में जो कंपोनेंट है वो सेटल डाउन नहीं होते।
पानी में घुला हुआ नमक अगर पानी को शांत छोड़ दिया जाए, जो नमक है सॉल्ट, वो सेटल डाउन नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ ये लिखा हुआ है ये कि पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन नॉट सेटल डाउन, पार्टिकल ऑफ सॉल्यूशन नॉट सेटल डाउन व्हेन सॉल्यूशन रिमेन्स अनडिस्टर्ब्ड। अगर मैं अनडिस्टर्ब छोड़ दूं सॉल्यूशन को, तो पार्टिकल है सॉल्यूट के वो या पार्टिकल है सॉल्यूशन के वो सेटल डाउन नहीं होते। ये चौथी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन। एंड लास्ट वन जो कि इंपॉर्टेंट है, लास्ट वन प्रॉपर्टी, लास्ट तो सॉल्यूशन नॉट शो टिंडल इफेक्ट। अब ये टिंडल इफेक्ट क्या होता है? टिंडल इफेक्ट, सॉल्यूशन नॉट शो टिंडल इफेक्ट, सॉल्यूशन नॉट शो टिंडल इफेक्ट, सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट को शो नहीं करता। अब ये टिंडल इफेक्ट होता है क्या? टाइंडल इफेक्ट बोल रहा है या टिंडल इफेक्ट? टिंडल इफेक्ट को शो नहीं करता। अब ये टिंडल इफेक्ट है क्या, अभी हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे। उससे पहले एक बार देख लेते हैं सॉल्यूशन की क्या क्या प्रॉपर्टीज है। सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है, वो डेफिनेशन में हम पढ़ के आए। सेकंड, उसके पार्टिकल का साइज बहुत ज्यादा छोटा होता है, अबाउट 1 नैनोमीटर के आसपास या उससे छोटा, जिसकी वजह से नेक्ड आई से उसे नहीं देखा जा सकता। एंड थर्ड प्रॉपर्टी इज जो सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स है, कंपोनेंट्स है, उसको फिल्टर पेपर से फिल्ट्रेट नहीं कर सकते। एंड फोर्थ वन इज अगर सॉल्यूशन को अनडिस्टर्ब छोड़ दिया जाए तो पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होते। एंड लास्ट, सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता। टिंडल इफेक्ट दैट इज स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट। अब ये क्या होता है स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट और टिंडल इफेक्ट है क्या, जो कि सॉल्यूशन शो नहीं कर रहा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो पहले सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी नोट करें, एग्जाम में पूछी जाती है। 5 प्रॉपर्टी कॉमनली पता होना चाहिए, 2 या 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है फाइनल टर्म में। अब आता है हमारा पहला टॉपिक, करते हैं यहाँ पे टिंडल इफेक्ट, फिर बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। तो टिंडल इफेक्ट होता है क्या है? टिंडल इफेक्ट डेफिनेशन होती है इसकी, द स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट, द स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट, जो बीम ऑफ लाइट को स्कैटर कर दे, फैला दे अलग अलग डायरेक्शन में, इज नोन एज टिंडल इफेक्ट, इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट। अगर आप अपनी एनसीईआरटी की बुक खोलोगे 9th क्लास की, जो साइंस की है एनसीईआरटी, उसके जो सबसे बैक कवर पे एक फिगर बनी हुई है कि जो सनलाइट है वो ट्रीज के बीच में से आ रही है। जंगलों में जब सनलाइट पेड़ों के बीच में से, पेड़ पौधों के बीच में से आती है, तो उसमें हमें डस्ट पार्टिकल दिखते हैं। डस्ट पार्टिकल दिखते हैं, वो क्यों दिखते हैं? क्योंकि सनलाइट उस डस्ट पार्टिकल के साथ टकरा के स्कैटर हो जाती है, जिसकी वजह से वो डस्ट पार्टिकल दिखने लगते हैं। आपने देखा भी होगा कि मान लो कोई वॉल है, उसमें से अगर धूप आ रही होती है, सनलाइट, तो उस धूप में हमें कण, जो पार्टिकल्स होते हैं डस्ट के, वो इजिली दिखने लगते हैं। क्यों दिखते हैं? क्योंकि सनलाइट उनसे टकराती है, टकरा के सनलाइट स्कैटर हो जाती है, फैल जाती है, और वो पार्टिकल हमें दिखने लगते हैं। और इसी को बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। क्या बोला जाता है? टिंडल इफेक्ट। अगर मैं अपने आसपास धुआं कर दूं और उस धुएं में टॉर्च मारूं, तो उस टॉर्च की जो बीम है लाइट, उसमें पार्टिकल्स क्या दिखने लगेंगे, और इस फिनोमेना को बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। इस प्रोसेस को बोला जाता है टिंडल इफेक्ट। क्या बोला जाता है? टिंडल इफेक्ट। अब टिंडल इफेक्ट समझते हैं हम यहाँ पे कि सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट क्यों शो नहीं करता। तो कुछ यहाँ पे हम लेते हैं पहले बीकर्स। तो हम यहाँ ले रहे हैं 2-3 बीकर, ठीक है, ये बीकर ले लिया हमने। इसको भी साइड कर देते हैं, और इसमें हमारे पास वाटर के अंदर मैंने डाल दिया, ये वाटर है, वाटर के अंदर डाल दिया सैंड पार्टिकल्स। साथ के साथ सबको समझ लेंगे, वाटर है और इसके अंदर डाल दिया सैंड, और यहाँ पे क्या है? वाटर है, सेम वाटर, और इसके अंदर डाला है सॉल्ट। क्या डाला है? सॉल्ट। अब दोनों में से अगर मैं टॉर्च पास करूं, टॉर्च की लाइट, तो यहाँ पे मैं बना देता हूं एक टॉर्च,
ये हमने बना लिया एक टॉर्च, ठीक है। अब यहाँ से टॉर्च की जब लाइट पास करोगे, टॉर्च की जब लाइट पास करेंगे, लाइट अगर जिसके पार्टिकल दिख जाए वो टिंडल इफेक्ट शो करेगा, जिसके पार्टिकल ना दिखे वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेगा। तो यहाँ से अगर मैं टॉर्च पास करूँ, देखो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, टॉर्च पास, क्या सॉल्यूशन के पार्टिकल्स दिखते हैं, सॉल्ट दिखते हैं, नहीं, तो ये टिंडल इफेक्ट नहीं शो कर रहा। अगर टिंडल इफेक्ट की बात करें, टिंडल इफेक्ट, तो ये शो नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल दिखेंगे नहीं। बट वही लाइट जब आगे जा रही है, ठीक है, वही लाइट जब आगे जा रही है तो आगे जाएगी जैसे ही, तो यहाँ पर पार्टिकल्स दिखेंगे, इजीली दिख जाते हैं। आप देखना पानी में मिट्टी, हल्की सी मिट्टी को घोल दो, एकदम फाइन, आंखों से भले ही ना दिखे बट टॉर्च पास करोगे तो पार्टिकल्स दिखने लगते हैं। जिसके पार्टिकल्स दिख जाए मींस स्कैटर होने की वजह से दिखते हैं, लाइट उन पार्टिकल से टकराती है और वो पार्टिकल स्कैटर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, पार्टिकल्स स्कैटर हो जाते हैं और वो इजिली दिखने लगते हैं। और इसी फिनोमेना को बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। क्या बोला जाता है, टिंडल इफेक्ट। तो ये टिंडल इफेक्ट शो करेगा, हाँ। अब ये सॉल्यूशन था, वाटर के अंदर सॉल्ट जो कि एक सॉल्यूशन होता है, होमोजीनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन जो होते हैं वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते, बट जो आगे हम पढ़ेंगे सस्पेंशन, कोलाइडल, जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं, ये हेट्रोजीनियस है, वाटर इन सैंड इन वाटर, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है और हेट्रोजीनियस मिक्सचर टिंडल इफेक्ट शो करते हैं क्योंकि उनके पार्टिकल्स दिखने लगते हैं। अगर आप मिल्क में भी लोगे, एक कांच के गिलास में मिल्क लेना और उसमें टॉर्च पास करना, तो मिल्क में भी क्रीम पार्टिकल्स दिखने लगेंगे, तो मिल्क भी एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। यहाँ तक कि ब्लड भी एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, जो हम आगे पढ़ने वाले कोलोइडल सस्पेंशन में, ये सारे टॉपिक्स। तो बताओ, सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता, सॉल्यूशन स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट नहीं करता, ठीक है। सिंपली बोला जाए तो सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट नहीं शो करता है क्योंकि वो होमोजीनियस मिक्सचर है। बट जो हेट्रोजीनियस होता है वो टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। क्या करते हैं, टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। तो इसके अगर लास्ट पॉइंट देखें तो हमने ये लिखा था, सॉल्यूशन नॉट शो टिंडल इफेक्ट, और टिंडल इफेक्ट का मतलब होता है स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट। आज के बाद कभी भी अगर आप धुएं में टॉर्च मार रहे हो और जो स्मोक है उसके पार्टिकल दिख रहे हैं, तो वो इफेक्ट कौन सा है, टिंडल इफेक्ट। एक वॉल में, दीवार में छेद है, अगर उधर से सनलाइट आ रही है और सनलाइट में उसमें आपको पार्टिकल्स दिख रहे हैं, तो कौन सा है, टिंडल इफेक्ट। क्लियर। तो ये होता है टिंडल इफेक्ट। सॉल्यूशन कभी भी टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते, या बोला जाए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वे में कि होमोजीनियस मिक्सचर टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते, हेट्रोजीनियस करते हैं, और सॉल्यूशन एक होमोजीनियस होता है। डेफिनेशन लिखिए, स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट, जो बीम ऑफ लाइट को स्कैटर कर दे। यहाँ से लाइट आई, लाइट इस पे टकरा के स्कैटर हो गया, लाइट इस पे टकरा के स्कैटर हो जाती है, फैल जाती है ऐसे, ठीक है। जिसकी वजह से वो पार्टिकल यहाँ पे दिखने लगते हैं, पार्टिकल दिखने लगता है, इसी को बोलते हैं हम टिंडल इफेक्ट। क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट। तो ये थी हमारी प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन। क्या था, प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन। तो अब हम करने वाले सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एज वेल एज सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो इसे नोट करो। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो नेक्स्ट स्लाइड, सैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड देखते हैं एक तरफ, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और दूसरी तरफ लिख लेते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, और एक तरफ लिख लेते हैं सुपर सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड। तीनों में डिफरेंस भी देख लेंगे, डेफिनेशन में क्या डिफरेंस है, और प्रैक्टिकली एग्जांपल लेके समझेंगे यहाँ पर, ठीक है। एक एग्जांपल कि सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड में क्या डिफरेंस होता है। तो देख लो, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। उसको पढ़ने से पहले, सैचुरेटेड पढ़ने से पहले मैं यहाँ पे एक नोट लिख रहा हूँ छोटा सा, याद रखना। अब जो पानी होता है, वाटर, उसके अंदर जो सॉल्ट होता है NaCl, हम वाटर में NaCl को डिसॉल्व करते हैं। तो पूछा जाए, बताओ 100 ग्राम वाटर में कितना NaCl डिसॉल्व होता है। तो अप्रोक्स वैल्यू जो है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, ओनली बोल लो या चलो ओनली 36 ग्राम ऑफ NaCl dissolve at
20 डिग्री सेल्सियस। 20 डिग्री में कितना होता है 20 डिग्री 293 केल्विन 20 डिग्री सेल्सियस। तो याद रखना ये प्रैक्टिकली ऑब्जर्वेशन से आया है। आप 20 डिग्री सेल्सियस पे 100 ग्राम पानी लो, उसके अंदर NaCl डिसॉल्व करना, वो अप्रोक्स 36 के आसपास जाकर डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा। आपको क्या लेना है 100 ग्राम वाटर लेना है, कितने टेम्परेचर पे 20 डिग्री सेल्सियस पे, 20 डिग्री सेल्सियस पे। उसके अंदर जब NaCl डिसॉल्व करोगे तो NaCl 35 36 लास्ट इतना डिसॉल्व होता है। ये प्रैक्टिकली कैलकुलेशन जो कि ऑब्जर्व करी गई है, इतना होता है अप्रोक्स 36। अब हमें यहाँ पे एक कंडीशन पता चलेगी कि हाँ 100 ग्राम वाटर में 36 ग्राम NaCl से ज्यादा डिसॉल्व नहीं हो सकता। कितने टेम्परेचर पे 20 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर याद रखना, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फर्क पड़ता है सोल्युबिलिटी में, ठीक है। तो अब यहाँ पे पढ़ना पड़ता है कि सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। तो हम लेते एक बीकर, जो ले लिया हमने, 2-4 बीकर ले लेते हैं 1 2 और 3, ठीक है। ये रहा। अब ये मेरे पास एक बीकर है, इसके अंदर वही मान लेते कितने ग्राम वाटर है 100 ग्राम वाटर। 100 ग्राम वाटर मैंने एक बीकर में 100 ग्राम वाटर दे दिया और उसके अंदर बोला कि चलो NaCl को डिसॉल्व करो, और मैंने इसके अंदर NaCl पहले भी डिसॉल्व करके दिया है, कितना ग्राम 36 ग्राम ऑफ NaCl। टेम्परेचर कितना चल रहा है, टेम्परेचर 20 डिग्री पे चल रहा है। टेम्परेचर सभी सिचुएशन में मैं 20 डिग्री पे ले रहा हूँ, ठीक है। कितने पे 20 पे, सभी सिचुएशन में टेम्परेचर जो है वो 20 डिग्री, और प्रेशर सबका वही नॉर्मल प्रेशर जो होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर नॉर्मल कंडीशन पे। तो टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है तीनों सिचुएशन में, और मैंने बोला चलो 100 ग्राम वाटर लिया, उसके अंदर 36 ग्राम NaCl डिसॉल्व कर दिया। अब बताओ क्या इसके अंदर और NaCl डिसॉल्व होगा, नहीं, क्योंकि प्रैक्टिकली ऑब्जर्वेशन बोलते हैं कि 100 ग्राम वाटर के अंदर सिर्फ और सिर्फ 36 ग्राम NaCl डिसॉल्व हो सकता है 20 डिग्री सेल्सियस पे। 100 ग्राम वाटर के अंदर सिर्फ और सिर्फ 36 ग्राम NaCl डिसॉल्व हो सकता है, वो भी 20 डिग्री सेल्सियस पे। तो इसके अंदर सॉल्यूट और डिसॉल्व नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है, जब किसी सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट डिसॉल्व होना बंद कर दे, जब किसी सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट डिसॉल्व होना बंद कर दे एट सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर प्रेशर, यहाँ पे टेम्परेचर प्रेशर को हम वेरी नहीं करेंगे, एक फिक्स रख लिया है, आप चाहो तो रूम टेम्परेचर पे भी कर सकते हो। तो जब सॉल्यूट का अमाउंट सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होना बंद हो जाए, उस कंडीशन पे जो सॉल्यूशन होता है उसे बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या बोला जाता है, ध्यान से सुनना, जब सॉल्यूट का अमाउंट सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होना बंद कर दे, मान लो आपके पास नींबू, कुछ भी बना रहे हो घर में नींबू पानी, तो आपने पानी लिया उसके अंदर चीनी घोलने लग गए, घोलते जा रहे और ऐड करते जा रहे, एक टाइम ऐसा आएगा कि जो शुगर है उस वाटर के अंदर डिसॉल्व होना कंप्लीटली बंद हो जाएगी, पूरी तरह से क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगी चीनी घुलना। उस टाइम पे वो जो सॉल्यूशन कहलाएगा वो कहलाएगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। समझ गए, तब सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होना बंद कर दे। तो इसकी डेफिनेशन देख लो, इफ लिखते हैं, स्टेटमेंट देखो, इफ नो मोर सॉल्यूट डिसॉल्व इन सॉल्वेंट at same condition of temperature and pressure is known as saturated solution. Is known as saturated solution. तो का डेफिनेशन भी बोल रही है, जो हमने समझा वही लिखा है, इफ नो मोर सोल्यूट डिसॉल्व इन सॉल्वेंट, तब सोल्यूट सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होना बंद कर दें एट सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन वही रहेगी जिस पे इनिशियल आपने लिया है, उधर टेम्परेचर और प्रेशर को वेरी नहीं करना है। उस टाइम पर वो सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, सैचुरेटेड। क्या कहलाएगा, सैचुरेटेड। आप पानी में नमक को घोलते जाओ, जिस टाइम पे नमक घुलना बंद हो जाए वो कंडीशन आ जाती है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। उस टाइम पे वो सॉल्यूशन कहलाता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो यहाँ पे मैंने जो एग्जांपल सब लिखा है वो लिखा है 100 ग्राम वाटर में 36 ग्राम NaCl डाला, इसके बाद डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिकली ऑब्जर्वेशन है कि
100 ग्राम वाटर में 36 ग्राम NaCl डिसॉल्व होता है 20 डिग्री सेल्सियस पे, इसलिए मैंने वही कंडीशन ले ली। क्लियर? अब आता है अनसैचुरेटेड क्या होता है, कुछ नहीं सेम वही चल रहा है सेम। देखो अब दोबारा 100, एक मिनट इसको थोड़ा बड़ा कर लूं, ठीक है, इसको ले लेते नीचे। 100 ग्राम वाटर है हमारे पास, दोबारा 100 ग्राम वाटर। अब इसके अंदर मैंने डाल दिया कितना, 26 ग्राम NaCl, 26 ग्राम NaCl डिसॉल्व कर दिया है। टेम्परेचर अभी भी 20 डिग्री है, ठीक है, 20 डिग्री के लिए कर रहे हैं। कितना ग्राम डिसॉल्व कर दिया, 26। अब मैं पूछूं बताओ इस सॉल्यूशन के अंदर, ये एक सॉल्यूशन बन रहा है होमोजेनियस, NaCl वाटर के अंदर होमोजेनियस। अब बताओ इस सॉल्यूशन के अंदर क्या और सॉलिड डिसॉल्व हो सकता है, मींस NaCl और डिसॉल्व हो सकता है? अब आप बोलोगे हाँ हो सकता है, क्योंकि 20 डिग्री सेल्सियस पे 100 ग्राम वाटर के अंदर 36 ग्राम डिसॉल्व होता है। अभी हमने करा है 26, कितना और बचा है, हाँ इसमें और डिसॉल्व कर सकते हैं, कितना, इसमें अभी 10 ग्राम और डिसॉल्व हो सकता है, 10 ग्राम NaCl और डिसॉल्व हो सकता है, ठीक है, 10 ग्राम NaCl और डिसॉल्व हो सकता है, कितने ग्राम, 10 ग्राम। जिसमें देखो अब इस सिचुएशन को वापस हटाओ, कितने और हो सकता है, 10 ग्राम। जब कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सोल्यूट हम डिसॉल्व कर दें किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, वो कहलाता है अनसैचुरेटेड। क्या कहलाता है, अनसैचुरेटेड। मान लो आपने घर में नींबू पानी बना रहे हो, उसमें चीनी डाली थोड़ी सी, जितना आपको टेस्ट चाहिए स्वीटनेस का उतनी शुगर आपने ऐड कर दी, बट किसी को ज्यादा पीना होता है मीठा, किसी को कम। मान लो किसी को 3rd को ज्यादा मीठा पीना है, क्या उसके अंदर वो चीनी डिसॉल्व हो जाएगी, हाँ हो जाएगी, क्योंकि जब नींबू पानी बनाते हैं उसे सैचुरेटेड नहीं बनाते, उसमें हम थोड़ी सी चीनी डालते हैं अपने टेस्ट के अनुसार। हाँ उसमें और शुगर ऐड करना है, हाँ कर सकते हो, थोड़ा सा नमक ऐड करना है वो भी ऐड हो सकता है। तो मतलब क्या है, यहाँ पे सोल्यूट और ऐड हो जा रहा है, मतलब आप एक्स्ट्रा सोल्यूट डिसॉल्व कर सकते हो उसी टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन में, और उस टाइम पे वो सॉल्यूशन कहलाता है सैचुरेटेड, सॉरी क्या कहलाता है, अनसैचुरेटेड। इसके अंदर कितना ग्राम डिसॉल्व है, 26। एक्स्ट्रा डिसॉल्व कर सकते हैं, हाँ कितना, 10 ग्राम तक और डिसॉल्व कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं, 10 ग्राम तक और। तो मैं यहाँ पे अलग से कलर से बता रहा हूँ, 10 ग्राम तक और कर सकते हैं। तब तक वो 10 ग्राम नहीं था, ठीक है, तब तक कितना था, 26, 10 ग्राम और कर सकते थे। तो इस वाली सिचुएशन को अगर मैं वापस से देख लो हटा दूं, इस केस में ये क्या है, अनसैचुरेटेड। क्यों, क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा डिसॉल्व कर सकते हैं। बट जैसे मैं इसमें 10 ग्राम और डाल दूं, अब वो किस पे आ जाएगा, 10 और 26 वो आ जाएगा 36, उस केस में वो क्या हो जाएगा, सैचुरेटेड। अभी क्या है, अनसैचुरेटेड। तो अनसैचुरेटेड होता है क्या, डेफिनेशन देखो, इफ सम more amount of solute dissolved in solvent at same condition of temperature and pressure is known as unsaturated, और ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोल देते हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो डेफिनेशन देख लो क्या बोल रहा है, इफ some more amount of solute dissolve in solvent at same condition of temperature and pressure। टेम्परेचर प्रेशर अभी भी क्या है, सेम, वो रहा टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस, और जो प्रेशर है वो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो आपका रूम का प्रेशर है। कितना और एक्स्ट्रा अमाउंट ऐड कर सकता हूं मैं, 26 मैंने डाल दिया, कितना और कर सकते हैं हम, 10 तक, ठीक है, कितना कर सकते हैं, 10 तक। तो ये कहलाएगा अनसैचुरेटेड। हाँ अगर मैंने इसमें 10 डाल दिया तो ये भी 36 हो जाएगा, उस केस में ये भी क्या हो जाएगा, सैचुरेटेड। बट अभी के लिए क्या है, अभी के लिए अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है, सैचुरेटेड हो गया, अनसैचुरेटेड आ गया। अब आता है सुपर सैचुरेटेड। सुपर मींस पावर, एनर्जी की बात हो रही है, सुपर जहां बड़ा आ जाए मींस पावर, एनर्जी। तो इस बीकर को करते थोड़ा सा बड़ा और समझते हैं सुपर सैचुरेटेड क्या होता है। अब यहाँ पे एक तीसरा केस, सेम उसके अंदर भी अभी भी कितना वाटर है, कितना है, 100 ग्राम, 100 ग्राम वाटर। अब बोला जाए 100 ग्राम वाटर में 40 ग्राम NaCl डिसॉल्व करना है, 40। यहाँ पे कितना था, 36, वहां पे था 26। मैक्सिमम लिमिट है
100 ग्राम में 20 डिग्री सेल्सियस पे कितनी है मैक्सिमम लिमिट 36, बट हमें 40 डिसॉल्व करना है। अब आप बोलोगे 40 कैसे डिसॉल्व होगा, कितना ग्राम बोला मैंने डिसॉल्व करने के लिए 40 ग्राम NaCl। तो अगर अब आपको 40 ग्राम डिसॉल्व करना है तो इस जो सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। कि सुपर वर्ड कहाँ पे आता है, जहाँ पे एनर्जी टेम्परेचर की बात हो रही है। इस सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, मतलब इसे हीट करना पड़ेगा। हीट करने पे क्या होता है, एक्स्ट्रा सॉल्यूट डिसॉल्व हो जाता है। जो उसकी सैचुरेटेड कंडीशन थी 36 ग्राम की, अगर सॉल्यूशन को मैं हीट कर दूं तो ये इसको भी क्रॉस कर जाएगी, उसमें 37, 38, 39, 40, 45 तक आराम से डिसॉल्व हो जाएगा। क्या पता 50 ग्राम तक भी हो जाए अगर आप उसे ज्यादा हीट कर दो। जैसे कि जब चाशनी बनाई जाती है, तो चाशनी कैसे बनाई जाती है, हम हीट करते हैं और उसमें शुगर को ऐड करते जाते हैं ताकि वो और गाढ़ा होता जाए। तो टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, मतलब वो अपनी सैचुरेटेड पॉइंट को भी क्रॉस कर जाता है और उस टाइम पे वो कहलाता है सुपर सैचुरेटेड। सुपर सैचुरेटेड में क्या है, इस बीकर का हमें क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। तो मैं टेम्परेचर इसी के अंदर लिख दूं, इसका टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना। इसे हीट कर दो, फिर 40 क्या 50 भी डिसॉल्व हो जाएगा इसके अंदर। और जहाँ पे हीट टेम्परेचर की बात आ जाए उसको बोल देते हैं सुपर, तो इसका नाम हो जाता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो डेफिनेशन देख लो, इफ सम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ solute dissolve in solvent on increasing temperature is known as supersaturated solution। तो सुपर सैचुरेटेड की डेफिनेशन भी बोलती है इफ सम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ, अगर आप कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट सॉल्यूट को डिसॉल्व करना चाहो सॉल्वेंट के अंदर, वो हो जाएगा। आपको क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा उस सिस्टम का। ठीक है, उस कंटेनर का टेम्परेचर बढ़ा दो, फिर आप एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट भी डिसॉल्व कर सकते हो। तो तीनों में क्या फर्क है, सैचुरेटेड होता है जब आप एक नॉर्मल कंडीशन पे, मान लो यहाँ पे मैंने एक गिलास पानी लिया, उसके अंदर चीनी घोलते जा रहे हो, घोलते घोलते एक टाइम आएगा जो चीनी है वो घुलना बंद हो जाती है, शुगर जो है डिसॉल्व होना बंद कर देगा, वो कहलाएगा सैचुरेटेड। दूसरा गिलास लिया मैंने, 1 चम्मच चीनी डाली, उसे टेस्ट करके देखा तो मीठा कम था, तो बताओ 1 चम्मच चीनी डाली थी, क्या और चीनी ऐड हो सकती है, हाँ हो सकती है, वो कहलाता है अनसैचुरेटेड, जिसमें हम कुछ मोर अमाउंट और अभी ऐड कर सकते हैं। सुपर सैचुरेटेड, अब उस पानी लिया वापिस हमने एक गिलास अलग से, अब उसे चाशनी बनाना है, मतलब उसमें चीनी घोलते जाना है, सैचुरेटेड को भी क्रॉस करना है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, उसको हीट करना पड़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा ताकि एक्स्ट्रा सॉल्यूट डिसॉल्व हो जाए, वो कहलाता है सुपर सैचुरेटेड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसको नोट करें। अब हम आते हैं अपने कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, और यहाँ पे एक डेफिनेशन और लिख लेते हैं नेक्स्ट पेज पे सॉल्युबिलिटी की। इसको अच्छे से नोट करना, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। अब हम आते हैं, एक टर्म छोटी सी है सॉल्युबिलिटी, और फिर हम स्टार्ट कर देंगे अभी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, तो इसे नोट करो। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड। तो सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड के बाद वहां पे एक छोटा सा पॉइंट और देख लेना, सॉल्युबिलिटी पूछा जाता है, व्हाट इज सॉल्युबिलिटी क्लास 9 में। सॉल्युबिलिटी, तो सॉल्युबिलिटी होता है क्या है, तो सॉल्युबिलिटी देख लो कैसे डिफाइन करा जाता है, होता क्या है। इट इज डिफाइन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट present in saturated solution at this temperature, हमने टेम्परेचर लिया था वहां पे 20 डिग्री सेल्सियस, at this temperature is known as solubility। solubility को कैसे डिफाइन करा जाता है कि किसी भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन में, कह रहा देखो, किसी भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन में कितना अमाउंट सॉल्यूट का प्रेजेंट है, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अच्छा सॉल्यूट लिखना भूल गया, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट
किसी भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जो सोल्यूट का अमाउंट है, सोल्यूट का अमाउंट ऑफ सोल्यूट कितना प्रेजेंट है, वो सोल्यूबिलिटी को डिफाइन करता है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जो सोल्यूट का अमाउंट है वही सोल्यूबिलिटी को डिफाइन करता है। कहने का मतलब है द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट जो भी टेम्परेचर दे रखा हूं मैं, वही कहलाता है हमारा सोल्यूबिलिटी। जैसे कि बोला जाए बताओ 100 ग्राम वाटर में, वही केस जो भी पीछे लिया है कि 100 ग्राम वाटर में NaCl की कितनी सोल्यूबिलिटी है 20 डिग्री सेल्सियस में, तो हम बताएंगे कितना है 36, क्योंकि हम पढ़ के आए क्योंकि 100 ग्राम पे जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनता है NaCl का वो 36 ग्राम ऐड करने पे बनता है, तो NaCl की यहाँ पे सोल्यूबिलिटी कितनी होगी 36 ग्राम। तो कितने ग्राम NaCl डिसॉल्व है 36, यही कहलाता है सोल्यूबिलिटी। क्या कहलाता है सोल्यूबिलिटी। तो सोल्यूबिलिटी की डेफिनेशन सैचुरेटेड सॉल्यूशन से ही आती है, इसलिए सैचुरेटेड इंपॉर्टेंट है, अनसैचुरेटेड भी और सुपर भी। एग्जाम में डिफरेंस भी आता है और डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं। अब अगला टॉपिक जो हमारा स्टार्ट हो रहा है आज का, जो कि लास्ट टॉपिक है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, उसके 2-3 फॉर्मूले वो डिस्कस करेंगे और जिसके न्यूमेरिकल्स है ये कंसंट्रेशन टर्म्स के, उसको एक अलग लेक्चर में करेंगे, अलग से न्यूमेरिकल्स। तो यहाँ पे अब स्टार्ट होता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। क्या स्टार्ट होता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, तो इसको नोट करो। अब हम आते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पे। देखो तो चलो यहीं पे कर लेते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या है देखते हम। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, लेट सपोज नींबू पानी बना रहे हैं, नींबू पानी में मैंने 2 चम्मच चीनी डाली एक गिलास में और तब उसे टेस्ट करा, मेरे को तो सही लग रहा था, उसका जो स्वीटनेस एंड थोड़ा सा नमक भी डाला, सॉल्टी जो था इनफ। बट कईयों को वो ज्यादा लग रहा होगा, कईयों को कम, कईयों को वो कई बार ज्यादा लगता है और कईयों को कम। और मेरे से सपोज करो बनाते टाइम 1 चम्मच एक्स्ट्रा डल गया है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल समझते हैं। मेरे पास 2-3 बीकर है, एग्जाम्पल के थ्रू ही समझते हैं, ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो हम यहाँ पे 2-3 बीकर ले लेते हैं कंसंट्रेशन टर्म को समझने के लिए। तो ये मेरे पास पहला बीकर, ये दूसरा और ये तीसरा, अलग अलग बीकर में अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। अब सबके अंदर 100 ग्राम क्या है वाटर, 100 ग्राम वाटर, बीकर ए, बीकर सेकंड 100 ग्राम वाटर एंड बीकर थर्ड 100 ग्राम वाटर। तो हमें इसके अंदर क्या ऐड कर रहे हैं, शुगर ऐड कर रहे हैं। इसके अंदर मान लो मैंने 5 ग्राम शुगर ऐड कर दिया, इसके अंदर 10 ग्राम, इसके अंदर 15 ग्राम शुगर, अगर वो डिसॉल्व कर लिया सब में। अगर आपसे पूछा जाए बताओ कौन सा सॉल्यूशन ज्यादा मीठा होगा, स्वीटनेस, आप बोलोगे जिसके अंदर 15 ग्राम शुगर है वो ज्यादा मीठा है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर शुगर की कंसंट्रेशन ज्यादा है। जैसे मैं गया 5 ग्राम ऐड करा, इसके बाद फिर मैंने इस वाले में 10 ग्राम करा, इससे डबल कर दिया, तो इसकी कंसंट्रेशन जो स्वीटनेस की कंसंट्रेशन है वो इससे डबल हो जाएगी। और उस केस में जाए तो उसके 3 टाइम्स, कितना हो जाएगा 3 टाइम्स। जैसे जैसे मैं शुगर ऐड करता जाऊंगा कंसंट्रेशन शुगर की वाटर के अंदर बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे मैं कम करता जाऊंगा शुगर को, सपोज करो और पीछे आता जाऊं 3, 2, 1, तो शुगर की कंसंट्रेशन इस डायरेक्शन में कम। तो यही होता है कंसंट्रेशन टर्म्स कि वो मीठा ज्यादा है, ये कम मीठा है, ये और कम मीठा। तो कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, आप किसी भी सब्सटेंस में कोई भी चीज डिसॉल्व कर रहे हो, पानी में नमक डाल रहे हो, एक ने 1 ग्राम डाला है, दूसरे ने 2 ग्राम, तीसरे ने 3 ग्राम। तो कोई पूछे बताओ नमक की कंसंट्रेशन किस सॉल्यूशन में ज्यादा है, जिसमें क्या ऐड करा गया ज्यादा अमाउंट में। तो किस चीज पे डिपेंड कर रहा है ये, अमाउंट ऑफ सोल्यूट पे, कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट, साथ ही साथ मास सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करता है। देखो सॉल्वेंट पे भी और सॉल्यूशन पे भी, किस पे भी, सॉल्वेंट पे भी और सॉल्यूशन पे भी। बनने के बाद भी कितना होना चाहिए, बनने के बाद भी कितना होना चाहिए वो भी डिपेंड करता है टोटल, ठीक है। तो किस किस चीज पे डिपेंड करता है, सोल्यूट कैसा है, सॉल्वेंट कैसा है, और सॉल्यूशन कितने ग्राम और कितना वॉल्यूम बन रहा है, सोल्यूट भी कितने ग्राम और कितना वॉल्यूम है। अगर इस केस में अगर मैं देखूं, पहले इस डायरेक्शन में जा रहे हैं हम, इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ शुगर in water is increases इस डायरेक्शन में अगर हम जाए तो कंसंट्रेशन शुगर की वाटर के अंदर बढ़ रही है।
तो शुगर की कंसंट्रेशन वाटर में सबसे ज्यादा किसमें, इसमें 15 ग्राम है। अब ये तो मैंने बता दिया, टेस्ट करके बताया हमने कितनी कितनी कंसंट्रेशन है कि हाँ इससे ज्यादा वो है, उससे थोड़ा सा ज्यादा वो है। अगर सपोज करो मैं अगले में 15.1 ग्राम डाल दूं, एक में 15.2, एक में 15.3, एक में 15.4, तो उस केस में हम टेस्ट के थ्रू बता नहीं सकते कि किसकी कंसंट्रेशन क्या है, क्योंकि हमें तो लगभग सारे क्या लगेंगे, सेम, सारे क्या लगेंगे, सेम। तो ऐसी सिचुएशन के लिए यहाँ पे आते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स और कुछ फॉर्मुलेस, जिसमें हम एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट सोल्व करके बताएंगे कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट की या उसके वॉल्यूम की या उसके मास की कितनी कंसंट्रेशन है, वो हम बताएंगे न्यूमेरिकली सॉल्व करके फॉर्मुलेस के थ्रू। अब कंसंट्रेशन के यहाँ पे हम फॉर्मुले देखते हैं और देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है और क्या इसके फॉर्मुले। तो डेफिनेशन तो मैं चलो नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं, पहले से नोट करें। अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पे, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की डेफिनेशन और एग्जैक्ट कैसे निकाला जाएगा वैल्यू के थ्रू कि किस सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट की क्या कंसंट्रेशन है। तो इसे नोट करें। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट डेफिनेशन करें किसकी, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ, वहां पे स्पेस नहीं था इसलिए यहाँ पे लिख रहे हैं, आप उसी स्टेटमेंट के आगे लिखोगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज डिफाइंड the amount of मास और मास या फिर वॉल्यूम, मास और वॉल्यूम, अमाउंट ऑफ मास और वॉल्यूम, ब्रैकेट को हटा लेते हैं, मास और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट present in amount of mass or volume of solution, mass or volume of solution is known as concentration of solution। देखो बोल क्या रही है स्टेटमेंट, concentration of solution is defined the amount of solute, कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है, कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट। और सोल्यूट को हम मास में भी ले सकते हैं और वॉल्यूम में भी। किस में ले सकते हैं, मास में भी या वॉल्यूम, मतलब उसका मास भी हो सकता है ग्राम वगैरह में, वॉल्यूम एमएल वगैरह में। तो कितना अमाउंट मास और वॉल्यूम किसका, सोल्यूट का प्रेजेंट है किसके अंदर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी हम मास, ये अमाउंट ऑफ मास और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, अमाउंट। तो सॉल्यूशन का भी अमाउंट मास और वॉल्यूम मतलब ग्राम में भी कंसीडर करा जाएगा, कई बार हमें ग्राम में भी दे रखा होता है और कई बार लीटर में भी। जैसे पीछे एग्जांपल हमने वाटर का लिया था, वहां पे 100 ग्राम लिया था, क्या पता अगले क्वेश्चन में 100 ml हो, दोनों में फर्क होता है, इसलिए मास और वॉल्यूम दोनों लिखा है। चलो इसको ब्रैकेट में भी चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है, मास और वॉल्यूम का, ठीक है। तो मास और वॉल्यूम, यहाँ पे भी मास और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो याद रखना ये इसकी डेफिनेशन है। अगर कंसंट्रेशन को डिफाइन करना है तो कितना अमाउंट आपके पास सॉल्यूट का है, वो कितने सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। ये ग्राम में हो सकता है, वो भी ग्राम में हो सकता है, ये एमएल में, ये भी एमएल में, ये ग्राम एमएल, ठीक है, ये सारी सिचुएशन बनेगी। अब वन बाय वन देखते हैं क्या क्या इसके फॉर्मूले और कैसे कंसंट्रेशन को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो अभी तो फॉर्मूले करेंगे, न्यूमेरिकल के लिए नेक्स्ट लेक्चर करेंगे अलग से। जैसे पहला आता है फर्स्ट, मास बाय मास परसेंटेज, मास बाय मास परसेंटेज, इसको W बाय W परसेंटेज भी बोलते हैं, ठीक है, जिसको W बाय W परसेंटेज। तो इसका फॉर्मूला क्या है, ये नॉर्मल परसेंटेज है, जैसे आप अपनी मार्क्स परसेंटेज निकालते हो, आपके जो भी मार्क्स आए कम, जो जितने मार्क्स आते हैं उसको ऊपर लिखते हैं, सॉल्यूट मतलब कम वाला, और नीचे किसको लिखते हैं हम, टोटल। तो वो परसेंटेज कैसे आती है, आप जितने मार्क्स आए उसे ऊपर रखो, टोटल में से जितना है उसे डिवाइड इनटू में 100। सिमिलरली मास बाय मास परसेंटेज में भी सोल्यूट का मास ऊपर और टोटल मतलब सॉल्यूशन का नीचे, दोनों का क्या लेना है, मास, इसलिए इसे मास बाय मास बोला जाता है या फिर W बाय W परसेंटेज। ऊपर कम वाली का सोल्यूट और नीचे टोटल, टोटल मतलब सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन, और इनटू में 100। दोनों का मास है इसलिए इसे मास बाय मास परसेंटेज बोलते हैं, सोल्यूट का भी मास, सॉल्यूशन का भी मास। अगर सोल्यूट का वॉल्यूम हो, मास बाय
वॉल्यूम परसेंटेज। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज का मतलब ऊपर मास नीचे वॉल्यूम, इसको ऊपर मास मतलब W बाय V परसेंटेज। ऊपर मास किसका मास? सॉल्यूट का मास, तो मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन नीचे क्या आ रहा है? वॉल्यूम आ रहा है, और वॉल्यूम नीचे टोटल किसका होता है? सॉल्यूशन का। मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। तो सेकंड फॉर्मूला जो है मास बाय वॉल्यूम का मतलब है सॉल्यूट का मास और सॉल्यूशन का वॉल्यूम, सॉल्यूशन का वॉल्यूम। अब यहाँ पे थर्ड जो है वो होता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, इसको V बाय V परसेंटेज बोलते हैं, V बाय V परसेंटेज। इसका मतलब क्या है? इस केस में सॉल्यूट का भी हम वॉल्यूम लेंगे और सॉल्यूशन का भी वॉल्यूम, सॉल्यूट का भी वॉल्यूम और सॉल्यूशन का भी। देखो मास बाय मास का मतलब सॉल्यूट सॉल्यूशन दोनों मास मतलब दोनों ग्राम में, मास बाय वॉल्यूम का मतलब सॉल्यूट ग्राम में और वो ml में, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम मतलब दोनों ml दोनों ml। तो ये हो गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। ये तीन फॉर्मूले कंसंट्रेशन टर्म्स को एक्सप्लेन करने के लिए। अब कुछ बच्चे सोचेंगे यार V बाय W भी तो होगा, V बाय W जो कि पॉसिबल नहीं होता, जो कि पॉसिबल नहीं होता, याद रखना V बाय W नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे तीन फॉर्मूले से फर्स्ट आता है W बाय W, सेकंड इज W बाय V एंड लास्ट वन इज V बाय V। तो ये तीन कंसंट्रेशन टर्म्स के फॉर्मूले, इनको याद रख लेना। तीनों में ही सॉल्यूट ऊपर है, पहले में मास है, दूसरे में मास है, तीसरे में वॉल्यूम, और तीनों में ही सॉल्यूशन नीचे है, या मास वॉल्यूम वॉल्यूम। W बाय V वेट मास वेट, ठीक है, इसलिए ऊपर भी मास नीचे भी मास, यहाँ पे मास वॉल्यूम वॉल्यूम वॉल्यूम। फॉर्मूला सब कुछ सेम है, ऐसे हम परसेंटेज निकालते हैं, जो मार्क्स आते हैं ऊपर और नीचे टोटल, जो भी परसेंटेज निकालते हैं हम इसी फॉर्मूले के थ्रू ही निकालते हैं, ऐसे ही होता है वही फॉर्मूला। तो ये तीन फॉर्मूले को नोट करो। अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे इन तीन फॉर्मूले के बेस जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे, और ट्राई करेंगे कि कैसे कंसंट्रेशन हम निकालते हैं, किसी में कंसंट्रेशन किसी में अमाउंट डिफरेंट तरीके से पूछा जाएगा न्यूमेरिकल में। तो आज का लेक्चर हम यही खत्म करते हैं। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो जो कि होगा कंसंट्रेशन टर्म्स की जो न्यूमेरिकल है वो करेंगे। तो आई होप ये आपको समझ आया हो। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। इसे नोट करें।